साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है कृष्णा 9155 यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के अंतर्गत ठीक है कुछ अन्य सवालों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 के अंतर्गत खुली निविदा, ठीक है, इसको ओपन टेंडर कहते हैं, की कार्यवाही के संबंध में क्या असत्य है। देखिए दोस्तों क्या क्या है। देखिए जैसे जब हम क्या है कि मध्य प्रदेश शासन जब कोई सामग्री खरीदता है तो उसके लिए खुली निविदा यानी ओपन टेंडर जारी करता है। ठीक है, तो ओपन टेंडर जारी करता है तो उसके संबंध में कुछ बातें यहाँ पर निश्चित की गई हैं। जैसे जब ओपन टेंडर तब जारी किया जाएगा जब क्रय की जाने वाली सामग्री का अनुमानित मूल्य 5 लाख रुपए से अधिक हो। ठीक है, दूसरी बात यहाँ लिखी है कि नियम 9, 10, 11 में निर्धारित पद्धति से क्रय करना संभव अथवा वांछनीय न हो। ठीक है, तीसरा है कि खुली निविदा हेतु ई टेंडर प्रणाली का उपयोग ही अनिवार्य है। ठीक है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए असत्य कथन पूछा है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ठीक है कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी ये तीनों ऊपर की बातें सही हैं। यानी कि जब आप खुली निविदा ओपन टेंडर जारी करेंगे, ठीक है, ओपन टेंडर जब जारी करेंगे तो क्या होगा, तो कब जारी करेंगे, जब जारी करेंगे तब जब जो सामग्री खरीदी जाने वाली है सरकार द्वारा या शासन द्वारा उसकी जो अनुमानित मूल्य राशि जो है वो कितनी होनी चाहिए, 5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि 9, 10, 11 नंबर नियम में जो सिस्टम में जो दिया गया है तरीका, उस तरीके से अगर खरीदारी संभव नहीं है तब ठीक है ओपन टेंडर जारी किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या है कि ओपन टेंडर जारी करने के लिए आपको ई टेंडर प्रणाली का उपयोग ही करना है। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, खुली निविदा ओपन टेंडर ठीक है की कार्रवाई के अंतर्गत ई पोर्टल के अतिरिक्त कम से कम एक राष्ट्रीय अखबार और कितने राज्य स्तरीय अखबारों में संक्षिप्त विज्ञापन प्रकाशित कराया जाता है। देखिए दोस्तों जब ओपन टेंडर जारी किया जाएगा तो उसके लिए है ना हम क्या करेंगे, या सरकार या शासन मध्य प्रदेश शासन क्या करेगा इस नियम के अनुसार। देखिए एक शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट निकालेगा। ठीक है, तो वो एक तो राष्ट्रीय अखबार में निकालेगा, ठीक है, राष्ट्रीय अखबार, और कितने राज्य स्तरीय अखबार। ठीक है, तो देखिए कम से कम 2 राज्य स्तरीय अखबारों में ये ठीक है एडवर्टाइजमेंट प्रकाशित करवाना जरूरी है। ठीक है, तो ये है मामला। ठीक, और इसमें आगे ये है कि जो टेंडर होगा उसका जो विस्तृत विवरण होगा। ठीक है, टेंडर का ठीक है डिटेल्ड है ना, डिटेल्ड जो मतलब जो डिटेल सूचनाएं हैं, मतलब जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो ठीक है वो कहाँ होगा, वो पोर्टल पर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल यहाँ ये है, ओपन टेंडर के लिए जो है टू बिड प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक है, टू बिड यानी बोली लगाने के जो तरीके हैं उनमें से टू बिड प्रणाली जो है वो। ठीक है, तो जो बोली लगाई जाएगी उसके संबंध में देखिए बात करते हैं, वो कैसे कैसे होगी। देखिए कह रहे हैं, ये कथन है यहाँ पे, कह रहे हैं कि पहला कथन है वाणिज्यिक शर्तों और निबंधन के साथ यानी टर्म्स कंडीशंस के साथ। ठीक है, जो टर्म्स कंडीशंस होते हैं उनके साथ जो टेक्निकल है ना, टेक्निकल जो इन्फॉर्मेशन है उसकी टेक्निकल बिड। ठीक है, और विथ फाइनेंशियल बिड है ना, जिसमें तकनीकी बिड में उल्लेखित उत्पादों के लिए
है ना, उत्पाद यानी प्रोडक्ट के हिसाब से प्रोडक्ट वाइज कीमत दिखाई गई हो। ठीक है, तो कौन कौन से कथन सत्य है या हैं? देखिए दोस्तों, कह रहे हैं केवल ए सत्य है, केवल बी सत्य है, ए और बी दोनों सत्य हैं, या फिर न ए सही है न बी सही है। देखिए साथियों, यहाँ पर ये दोनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है, जब टू बिट प्रणाली आप अपनाते हैं बोली लगाने के लिए, तो उसमें टर्म्स कंडीशंस के साथ साथ जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं, जो कुछ भी बातें हैं उसमें लिखी हैं, वो सभी आप बताएंगे। और उसके साथ साथ प्रोडक्ट वाइज जितना भी जो भी प्रोडक्ट है उसकी अपनी कॉस्ट दिखा देंगे। ठीक है, प्रदर्शित कर देंगे, ये चीज़ है। तो ये है तरीका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल ये है, देखिए, सामान्य निविदा सूचना। ठीक है, देखिए अब यहाँ क्या है कि जो सूचना है ना, जो टेंडर की जो इन्फॉर्मेशन है उसकी बात कर रहे हैं, के प्रकाशन, ठीक है, दिनांक से, अभी अभी हमने पढ़ा अखबार में जो है ना ओपन टेंडर जारी किया जाएगा, तो उसकी डेट, प्रकाशन है नहीं, डेट ऑफ पब्लिश के बाद से अन्य निविदा दस्तावेज यानी टेंडर डॉक्यूमेंट वेबसाइट पर अपलोड होने के दिनांक से जो भी बाद में हो। ठीक है, मतलब कि देख रहे हैं यहाँ लिखा है निविदा दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड होने के दिनांक के बाद, या फिर प्रकाशन के, अखबार में प्रकाशन हो जाए। न्यूनतम कितने दिन का समय निविदाएं प्रस्तुत करने हेतु दिया जाता है? मतलब जिन्हें, यानी जो सप्लायर्स होते हैं उनको आप है ना टेंडर जारी कर रहे हैं, तो उनको कितने दिन का टाइम देंगे आप, जब वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट वगैरह डाल देंगे उसके बाद? तो ये कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं 14 दिन का टाइम है, 21 का, 28 का या 30 दिन का। देखिए दोस्तों, इसके लिए 21 दिन का टाइम निर्धारित किया गया है। ठीक है, 21 दिनों के अंदर अंदर जो है ये अपनी निविदाएं या टेंडर प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अल्पकालिक निविदा की बात करें, एक वैसे अल्पकालिक, देखिए दोस्तों, अल्पकालिक जो शॉर्ट टर्म टेंडर होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ कह रहे हैं कि अल्पकालिक निविदाएं जो है विशेष परिस्थितियों में जारी की जाएंगी। ठीक है, आमंत्रित की जाएंगी, और इस कार्य के लिए जो है उपरोक्त प्रक्रिया के हिसाब से कितने दिन का टाइम है? 14 दिन का। ठीक है, अल्पकालिक जो निविदाएं हैं उनके केस में 14 दिन का टाइम है, और ये विशेष परिस्थितियों में जारी की जाएंगी। ठीक है, विशेष परिस्थिति में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट है, देखिए, एकल निविदा, सिंगल टेंडर। ठीक है, देखिए सिंगल टेंडर की कार्रवाई की जाएगी जब, अब देखिए सिंगल टेंडर कब जारी किया जाएगा? देखिए दोस्तों, सिंगल टेंडर जारी करने का जो कंडीशन है वो देखिए, उनके लिए कह रहे हैं केवल एक फर्म विशेष, है ना, एकमात्र कंपनी ही अपेक्षित माल की विनिर्माता है। ठीक है, यानी एक प्रकार का माल ही एक कंपनी ही बना रही है। आपात स्थिति में किसी अपेक्षित माल जो हमें चाहिए को विशेष स्रोत से खरीदना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर इमरजेंसी की कंडीशन है। मशीनरी या अतिरिक्त पुर्जों का मानकीकरण उपकरणों के वर्तमान सेटों के अनुमूल करने के लिए। देखिए दोस्तों, ये कह रहे हैं जैसे किसी पर्टिकुलर संस्था में कोई स्पेशल मशीनरी लगी हुई है, और उस स्पेशल मशीनरी के लिए, है ना, जो पुर्जे चाहिए, ठीक है, तो वो पुर्जे स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है, एक ही कंपनी बना रही हो, तो वो उस एक कंपनी से लेना ही अब मजबूरी हो जाती है, तो उस आधार पर, ठीक है, एकल टेंडर ही जारी किया जाएगा। तो यहाँ का आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, ये तीनों बातें ऊपर की सही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ क्या है कि एकल स्रोत से जब आप किसी एकल स्रोत से मध्य प्रदेश शासन इस नियम के अनुसार खरीदारी करेगा, तो उससे पहले मंत्रालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा, ठीक है, एक
औचित्य वस्तु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ठीक है, तब जाकर के ये कार्य किया जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं अब हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणतया निविदा की प्रतिभूति देखिए यहाँ प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं अब। देखिए दोस्तों, तो टेंडर की सिक्योरिटी क्रय उपार्जन की जाने वाली सामग्री के अनुमानित मूल्य के लिए न्यूनतम कितने % होती है। जो टेंडर जारी किया जा रहा है ना, जितनी राशि के लिए, तो जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपए का टेंडर है, मान लीजिए ऐसे, तो उसका कितना % सिक्योरिटी होगी, ये है बात कर रहे हैं, टेंडर की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर टेंडर की जो सिक्योरिटी की बात है वो न्यूनतम 2%, ठीक है, होगी। ठीक है, न्यूनतम 2%, पूरे की 2% जो है राशि, है ना। मान लीजिए 10 लाख रुपए है तो उसका 2% इसका टेंडर सिक्योरिटी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि निविदा की जो टेंडर की सिक्योरिटी की सही राशि, ठीक है, संस्था द्वारा निर्धारित की जाकर इसे निविदा दस्तावेज में दर्शाया जाएगा। ठीक है, मतलब पूरा सेट करके कि हाँ भाई इतना जो इतनी धनराशि का टेंडर है और उसकी इतनी यानी 2% राशि इसकी जो है इसकी क्या होगी, टेंडर सिक्योरिटी होगी। और तो इसे जो है लिखा जाएगा, है ना, किसमें, जो टेंडर डॉक्यूमेंट है उसमें। अब ये कह रहे हैं कि जो टेंडर की सिक्योरिटी है वो, ठीक है, नकद मतलब किसी भी वाणिज्यिक बैंक से विभाग या उपार्जनकर्ता के खाते में डिमांड ड्राफ्ट से, ठीक है, चेक से या फिर इस तरह से बैंक गारंटी के रूप में जमा की जाएगी। ठीक है, और निविदा की प्रतिभूति यानी कि सिक्योरिटी ऑफ टेंडर निविदा की अंतिम वैलिड डेट के बाद 45 दिन के अंदर उसका वैलिड होना आवश्यक होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, जितने हमने टेंडर लिए, जितने लोग टेंडर में शामिल हुए, उनमें से जो असफल हो जाएंगे, ठीक है, किसी एक को टेंडर मिल जाएगा, उसके अलावा जो बचते हैं उन्हें कहते हैं असफल निविदाकर्ता। तो उनकी, है ना, निविदा की सिक्योरिटी जो वे जमा करेंगे निविदा की अंतिम वैधता तिथि की समाप्ति के बाद, ठीक है, यथाशीघ्र और संविदा प्रदान किए जाने के बाद अधिकतम कितने दिन के अंदर लौटाई जाती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, 30 दिन के अंदर लौटाई जाएगी। जो निविदाकर्ता असफल निविदाकर्ता कहलाते हैं, ठीक है, उनकी टेंडर सिक्योरिटी की राशि जो है 30 दिन के अंदर लौटाई जानी जरूरी है। ठीक है, नियम के अनुसार। चलिए आगे हम देखेंगे इसमें आगे नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निविदा दस्तावेज यानी कि टेंडर, देखिए टेंडर डॉक्यूमेंट, ठीक है, की विषय वस्तु में शामिल है। देखिए जो टेंडर जारी किए जाते हैं वो टेंडर जारी करने के लिए एक विशेष तरीके से नियम वगैरह बना करके तब टेंडर जारी किया जाता है। ठीक है, तो उनमें यानी कि टर्म्स कंडीशंस, कहने का मतलब क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, जो जारी किए जाते हैं उसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखिए जैसे कि जब डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा तो उसमें निविदाकर्ताओं के लिए, टेंडर होल्डर्स के लिए क्या होंगे, इंस्ट्रक्शंस होंगे, अनुदेश। ठीक है, संविदा की शर्तें होंगी, अपेक्षाओं की अनुसूची होगी, उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, उपरोक्त सभी, ये सभी होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है कि एक तो होगा डायरेक्शन, ठीक है, विनिर्देशन, मैं पहले लिख देता हूँ।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो विषय वस्तु में शामिल बातें हैं उनमें एक तो है निविदाकर्ताओं के लिए अनुदेश, संविदा की शर्तें, अपेक्षाओं की अनुसूची, इसके अलावा विनिर्देशन और अन्य टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, कीमत की अनुसूची, संविदा फार्म और अदर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये चीज़ें क्या हैं जो है निविदा दस्तावेजों में विषय वस्तु में शामिल हैं। ठीक है, देखिए साथियों, अगला प्रश्न है निष्पादन प्रतिभूति। अब देखिए, निष्पादन प्रतिभूति का मतलब है परफॉर्मेंस गारंटी। परफॉर्मेंस गारंटी सिक्योरिटी। देखिए दोस्तों, ये है कि राशि सामान्यतः संविदा के मूल्य के कितने % होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है कि जो परफॉर्मेंस गारंटी की बात कर रहे हैं तो उसके लिए है ना कि संविदा का उचित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सफल निविदाकर्ता से आवश्यकता अनुसार निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त की जाएगी। निष्पादन प्रतिभूति की राशि सामान्यतः संविदा के मूल्य से 5 से 10% होगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 से 10%, यानी कि 3 नंबर। ठीक, ये है। अब जो ये सिक्योरिटी अमाउंट है, ठीक है, ये नकद या किसी भी वाणिज्यिक बैंक के डिमांड ड्राफ्ट, म्यादी जमा रसीद, बैंकर्स चेक या ठीक है इररिकवरेबल, ठीक है, बैंक गारंटी के रूप में जमा किया जा सकेगा। प्रस्तुत बैंक गारंटी का सत्यापन संबंधित बैंक से कराया जाएगा। ठीक, ये है इस संबंध में प्रावधान। इसके अलावा यहाँ क्या है कि निष्पादन प्रतिभूति वारंटी बाध्यताओं सहित आपूर्तिकर्ता की सभी संविदाकृत बाध्यताओं के पूरा करने की तारीख के बाद, ठीक है, 60 दिन की अवधि तक के लिए वैलिड होना आवश्यक होगा। मतलब इनका कहने का ये है कि जैसे कि जब आप जो कोई सप्लायर है वो पूरी सभी बातें मान लेता है ना, तो वो सब पूरी बातें पूरी हो जाएं या जिस डेट से जिस डेट तक का जो रूल रेगुलेशन है वहाँ तक पूरी हो जाए तो उसके 60 दिन तक के लिए वैलिड होगा। ठीक, इसके अलावा यह है कि जो ये परफॉर्मेंस गारंटी सिक्योरिटी है, अगर ये जब दे दी जाएगी, जब जमा कर दी जाएगी, तो उसके बाद जो है जो टेंडर सिक्योरिटी हमने अभी पढ़ा था, टेंडर सिक्योरिटी, ठीक है, जो 2% थी वो लौटा दी जाएगी। किसे? सफल निविदाकर्ता को ही उसे लौटा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, निर्धारित समयावधि में अपेक्षित गुणवत्ता की सामग्री का प्रदाय नहीं किए जाने की दशा में निविदा की शर्तों के अनुसार प्रदायकर्ता पर, देखिए दोस्तों यहां क्या है, यानी जो सप्लायर है वो अच्छी गुणवत्ता की सामग्री नहीं सप्लाई कर रहा है तो क्या होगा। देखिए निविदा की शर्तों के अनुसार उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी, या निविदा की शर्तों के अनुसार उस पर FIR की जाएगी, या उसको रजिस्टर्ड सप्लायर्स की लिस्ट से अनलिस्ट कर दिया जाएगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, ऐसा होने पर जब वो अच्छी गुणवत्ता की यानी क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दे रहा है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। ठीक है, FIR नहीं की जाएगी और ये सब नहीं होगा। ठीक है, पेनल्टी का मामला है। देखिए साथियों, यहाँ क्या है, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, प्राप्त सामग्री की गुणवत्ता में, ठीक है, जो भी इस नियम के अनुसार मध्य प्रदेश भंडार क्रय सेवा उपार्जन नियम 2015 के अनुसार प्राप्त सामग्री की गुणवत्ता में शिकायत होने पर उसकी जवाबदेही निम्न में से किसकी होती है। मान लीजिए प्रोडक्ट खराब निकलता है तो कैसे कैसे फिर जो है उसको रिस्पॉन्सिबल, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। देखिए जैसे कह रहे हैं कि सप्लायर रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, क्रयकर्ता विभाग जिस डिपार्टमेंट ने खरीदारी की है वो, या फिर जो इंस्पेक्शन करने गई थी एजेंसी वो, या फिर सभी। तो इसके लिए, ठीक है, इस चीज़ के लिए कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट उसने नहीं दिया है सप्लायर ने, तो उसके लिए जिम्मेदार जो है ना केवल एक व्यक्ति नहीं है बल्कि सभी जिम्मेदार हैं।
ठीक है, पहली बात सप्लायर ने गलत सामान क्यों दिया, दूसरी बात क्रयकर्ता विभाग ने देखा क्यों नहीं उसको अच्छे से, उसके बाद फिर देखा तो निरीक्षणकर्ता एजेंसी ने फिर क्या चेक किया वहाँ जा कर के, ठीक है, इसने क्या इंस्पेक्शन किया। तो ये सभी जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए, गुणवत्ता में शिकायत होने के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहे हैं भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास यानी MSME डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, MSME अधिनियम 2006 की धारा 15 के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्योग से क्रय का भुगतान अधिकतम कितने दिन में करने की बाध्यता है। देखिए साथियों, ये जो है 45 दिन में ये है ना पेमेंट हो जाना चाहिए, ये बाध्यता है। ठीक, अगला देखिए रिपीट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। देखिए रिपीट ऑर्डर, अगर आपने कोई सामान लिया है, शासन ने कोई सामान लिया है तो उसके रिपीट ऑर्डर के संबंध में देखिए रिपीट ऑर्डर आप देंगे किसी भी दशा में प्रारंभिक आदेश यानी कि फर्स्ट ऑर्डर जब दिया था उसके देने के कितने समय बाद नहीं दिया जा सकता है। देखिए 6 महीने पूरे हो जाने के बाद आप रिपीट ऑर्डर नहीं दे सकते। ठीक है, नया ही जारी किया जाएगा। ठीक है, रिपीट ऑर्डर नहीं किया जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। देखिए कह रहे हैं परिशिष्ट बी। ठीक है, मतलब जो आपका अपेंडिक्स बी है उसके संबंध में क्रय मूल्य निर्धारण एवं प्रदाय में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के विस्तृत निर्देश निम्न में से किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, देखिए बी अपेंडिक्स में जो सामान है ना उसके आधार पर जैसे मध्य प्रदेश सरकार जारी करेगी, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग करेगा, या मध्य प्रदेश लघु उद्योग नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, परिशिष्ट बी में जो सामान की लिस्ट है उसके आधार पर है ना उसका निर्धारण, खरीदारी का मूल्य निर्धारण और सप्लाई की जाने वाली जो प्रक्रिया है सप्लाई में, ठीक है, उसके लिए डिटेल्ड डायरेक्शंस कौन जारी करेगा, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग जारी करेगा। ठीक है, चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु परिशिष्ट बी अपेंडिक्स बी में शामिल नहीं है। देखिए कंबल, टेबल क्लॉथ, मच्छरदानी, पॉलीथिन बैग। देखिए दोस्तों परिशिष्ट बी में अपेंडिक्स बी में कंबल, टेबल क्लॉथ, मच्छरदानी शामिल हैं, पॉलीथिन बैग शामिल नहीं है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, पॉलीथिन बैग। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों हमने अभी अभी है ना मध्य प्रदेश भंडार क्रय, ठीक है, भंडार क्रय सेवा उपार्जन नियम 2015 से संबंधित, ठीक है, एक बार फिर से 15 प्रश्न हल किए हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट, ठीक है, उस नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हम फिर नई वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।